हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारा चैनल काफ़ी आगे बढ़ रहा है। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। लेकिन ये जो इकोसिस्टम है इस पे ही हमारा जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है उस पे आता है ये इकोसिस्टम। उससे रिलेटेड काफ़ी सारे हमको जो हैं क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। काफ़ी डिटेल स्टडी है इकोसिस्टम के बारे में, तो इसको पढ़ना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि ये इजी है, लेकिन क्या है कि इससे इतने ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं कि इंसान घूम जाता है कि हम किस तरीके से इसके आंसर करें। ठीक है, तो इसको बहुत ही इजी मेथड से हम समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में कि किस तरीके से हम इकोसिस्टम को जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। सिंपल और सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि इकोसिस्टम क्या होता है तो एक लाइन में इसका ये डेफिनेशन आप ये रट सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि जितने भी लिविंग चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में, जो हमारा सराउंडिंग है जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, उसमें जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं यानी कि प्लांट एंड एनिमल, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं इनका, और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं जैसे कि वाटर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, सॉइल हुआ, जो भी गैसेस हुई, जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं तो इन सारी चीज़ों का जो इंट्रैक्शन होता है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में यानी कि एकदम इजी सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि ये हमारा इकोसिस्टम है। इसको समझते हैं हम इस लाइन को। कोई भी चीज़ जो है एनवायरनमेंट में अकेली नहीं रह सकती। हम जानते हैं जैसे प्लांट है, प्लांट भी किस पर डिपेंडेंट है, सोलार सिस्टम पे डिपेंडेंट है ना, मतलब सनलाइट पे डिपेंडेंट है। सनलाइट चाहिए उसको, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए उसको। उसी तरीके से एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है, हम जितने भी मतलब लिविंग चीज़ें हैं ये नॉन लिविंग चीज़ों के बिना अधूरी हैं। ये इनकी हमको ज़रूरत पड़ती ही है। वाटर, सॉइल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों का असर हम पर पड़ता है। इन सारी चीज़ों से हम बिल्कुल मिले जुले हुए हैं। तो बिना कोई भी एक फैक्टर के बिना हमारा जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो इंट्रैक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग का जो हमारे बीच में होता है इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, आसान सरल भाषा में। इकोसिस्टम में क्या होता है कि ये जो इकोसिस्टम है इसमें जितने भी लिविंग चीज़ें हैं ये इंटरेक्ट करती है नॉन लिविंग के सारे फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ। ठीक है, तो जिससे एक सिस्टम फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। इसके बारे में हम सबसे पहले जो बताया था, जो टर्म दिया था इकोसिस्टम, वो दिया था A.G. टेंसले नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम का जो टर्म है यानी कि ये जो नाम है इकोसिस्टम ये किसने दिया है, कौन से साइंटिस्ट हैं, तो ये हैं A.G. टेंसले। इन्होंने नाम दिया था इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि प्लांट और एनिमल है ये नॉन लिविंग कंडीशन पर डिपेंड करते हैं और एक साथ रहते हुए ये एक परमानेंट सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, सिंपल आसान भाषा में मैंने बताया ये। और एक साइंटिस्ट हुए थे A.G. टेंसले ने तो टर्म दिया था। एक और साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था ओडम। इन्होंने बताया था कि अगर हम ये इकोसिस्टम का साइज़ अगर डिटरमाइन करने जाएं कि इकोसिस्टम होता कितना बड़ा है, अगर हमसे कोई पूछे कि इकोसिस्टम का साइज़ कैसे आप निश्चित कर सकते हैं कि इकोसिस्टम का साइज़ क्या होना चाहिए, तो जो ओडम नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि पानी की एक बूंद से लेकर के ओशन तक यानी कि छोटे से छोटे एक पानी के बूंद में भी एक इकोसिस्टम होता है। ठीक है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया वगैरह हैं जो कि वहाँ के आसपास के सराउंडिंग पर डिपेंडेंट है, वहाँ के वाटर पे डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन वगैरह जो भी गैस का यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है।
मतलब एक पानी की बूंद से में भी इकोसिस्टम होता है, इस बारे में बताया था ओडम नाम के साइंटिस्ट ने। याद रखेंगे ये सारी चीज़ें आप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इकोसिस्टम में जो हैबिटेट है, इसके बेसिस पे जो इकोसिस्टम है इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हैबिटेट का मतलब क्या हुआ कि मतलब वो आसपास का, मतलब वो जिस जगह पे है, आगे मैं बताती हूँ। हैबिटेट जिस जगह में वो इकोसिस्टम पाया जा रहा है उसे हम उसका हैबिटेट कहेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है हैबिटेट के बेस पे इकोसिस्टम को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम और सेकंड है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को हम मैन मेड इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, जिसको हमने खुद अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। तो पहले हम देखते हैं नेचुरल इकोसिस्टम को। नेचुरल इकोसिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि कुदरती है, प्राकृतिक है, उसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, उसको कुदरत ने खुद बनाया है और काफ़ी अच्छा बनाया है। बिल्कुल आप जानते हैं नेचुरल इकोसिस्टम वही होता है, कुदरती जो होता है उसे हम कहेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। ये नेचुरल इकोसिस्टम जो होते हैं ये भी दो टाइप के होंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि ज़मीन पे पाया जाने वाला इकोसिस्टम, और दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि पानी में जो पाया जा रहा है इकोसिस्टम, उसे हम कहेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। फर्स्ट हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट देख लेते हैं। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को। फर्स्ट आता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी कि घास के मैदान में पाया जाने वाला इकोसिस्टम, ये है हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो जंगल कहेंगे, जंगल या वनों में पाया जाने वाला इकोसिस्टम होता है हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और लास्ट है डेजर्ट, जो सूखे रेगिस्तान वगैरह पे जो इकोसिस्टम पाया जाएगा उसे हम कहेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम। ये नेचुरल इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का 3 पार्ट था। नेक्स्ट हम आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम पे। एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम यानी कि मीठे पानी जिसको हम यूज़ करते हैं, मीठा जल कहते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसका एग्जांपल हो जाएगा रिवर, पॉन्ड, लेक, यानी कि ऐसा पानी जहाँ पे जिसको हम पी सकते हैं, है ना। ऐसे फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला जो इकोसिस्टम होता है ये टोटली डिफरेंट होता है जो मराइन वाटर इकोसिस्टम होता है यहाँ पे, ठीक है। मराइन वाटर इकोसिस्टम यानी कि समंदर का जो पानी है ना, वहाँ का जो पानी होता है खारा होता है, मीठे पानी से वहाँ पे अलग होता है वहाँ का इकोसिस्टम। तो ये सेकंड पार्ट हो गया मराइन वाटर इकोसिस्टम का। तो ये तो इसके हैबिटेट के बेस पे हमने इकोसिस्टम को डिवाइड किया है कि ये हैबिटेट कैसा है और किस तरीके से चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके हैबिटेट के बाद। अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम को कितने, इसके जो कंपोनेंट्स है वो कैसे हैं और कितने पार्ट में डिवाइडेड हैं। कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं हम इकोसिस्टम के। तो कंपोनेंट के बेसिस पे जो इकोसिस्टम है इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है बायोटिक कंपोनेंट और सेकंड होता है एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है हमारा इकोसिस्टम कंपोनेंट। ये 2 चीज़ें हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं ये आएगी बायोटिक कंपोनेंट में। बायोटिक कंपोनेंट में जो लिविंग चीज़ें हैं वो आएंगी और एबायोटिक कंपोनेंट जो होता है इसमें नॉन लिविंग चीज़ें आएंगी। अब बायोटिक कंपोनेंट को अगर हम ध्यान से देखें, इसके आगे हम देखें तो जो बायोटिक कंपोनेंट है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र। प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, जो सारी चीज़ें यानी कि जो मेन फूड है वो प्रोड्यूस करे उसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर। यानी कि सारे ग्रीन प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं वो, जो कि जो लिविंग बींग्स हैं उन तक जाता है। अगर ये प्रोड्यूसर ही ना रहे तो फूड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा और जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, फूड का और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो ही नहीं होगा। तो प्रोड्यूसर जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सारे ग्रीन प्लांट जो आएंगे वो आएंगे प्रोड्यूसर में। ये सनलाइट की हेल्प से जो एनवायरनमेंट है उसमें उसका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो सारे ग्रीन प्लांट आएंगे प्रोड्यूसर्स के अंदर। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है बायोटिक कंपोनेंट में, प्रोड्यूसर के बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा कंज्यूमर का। यानी कि जो भी
कंज्यूमर क्या कहलाएंगे? जो कंज्यूम करे। क्या कंज्यूम करे? प्रोड्यूसर से बनाई हुई एनर्जी को जो कंज्यूम करे उसे हम कहेंगे कंज्यूमर। अब ये जो कंज्यूमर होते हैं इसके भी 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, या फिर इसको हम टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि सारे हर्बीवोरस जो कि घास वगैरह जो खाते हैं, हर्बीवोरस शाकाहारी जो होते हैं उसे हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। जो डायरेक्ट मिलने वाला फूड मटेरियल है प्रोड्यूसर से उसको डायरेक्ट इनटेक करते हैं उसे हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। यानी कि जैसे कि गाय हो गई, ग्रास हॉपर हो गया, ये सब जो होते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। डायरेक्टली ये फूड को प्रोड्यूसर से इनटेक करते हैं। तो जो एनर्जी का लेवल जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर में बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में जो एनर्जी का लेवल होता है वो भी कम होता है, और ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं ये कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को, यानी कि ये जो होते हैं ये कार्निवोरस होते हैं। ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्शरी कंज्यूमर। इसको हम टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं। ये टर्शरी कंज्यूमर प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करता है, उसे हम कहेंगे टर्शरी कंज्यूमर। इसमें टाइगर, लायन ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हम फिर वापस देखते हैं कि ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बाद से थर्ड वन क्या है? ये थर्ड है डीकम्पोज़र, जो कि एनवायरनमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीकम्पोज़र अगर ना हो तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा। डीकम्पोज़र्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने का काम करता है डीकम्पोज़र। इसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। डीकम्पोज़र क्या काम करते हैं? जब जो ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स इन सब की डेथ हो जाती है तो इसको ये डीकम्पोज करने का काम करते हैं। यानी कि अब मान लीजिए पेड़ से पत्ती गिरी है तो जब तक वो सड़ेगी नहीं और वापस मिट्टी में मिलेगी नहीं, वो वैसे ही पड़ी रह जाएगी। तो अगर इतना सारा जो कचरा निकल रहा है एनवायरनमेंट से, जितनी भी डेड बॉडीज़ निकल रही हैं, जो भी सूखी गली चीज़ें हैं, अगर वो सड़ेंगी नहीं और डीकम्पोज नहीं होंगी तो वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगी। और सोचिए कितना ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो ये जो डीकम्पोज़र है ये एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने का काम करते हैं। इसमें सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे ये इसमें आते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स थे जितने भी लिविंग थे। अब हम बढ़ते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की तरफ। एबायोटिक कंपोनेंट में मैंने बताया सारे नॉन लिविंग चीज़ें आएंगी। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है क्लाइमेटिक फैक्टर, जो हमारे आसपास का सराउंडिंग क्लाइमेट है उसे हम कहेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों का इंट्रैक्शन होता है और इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो क्लाइमेट पे भी तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। वहाँ के टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ों पे हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, है ना। किसी भी जगह का अगर हम वेजिटेशन की बात करें, किसी भी जगह की एरिया वाइज वहाँ का जो फ्लावरिंग होता है, फ्लोरा होता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम बहुत ठंडी जगह पे जाएँ तो वहाँ एल्पाइन ट्रीज़ मिलेंगी। प्लेन एरिया में आएंगे तो वहाँ पे मेसोफिटिक प्लांट्स मिलते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो प्लांट्स होते हैं उसका जो वेजिटेशन होता है यानी कि उसका टाइप होता है वो वहाँ के क्लाइमेटिक फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट हम अब आते हैं इनऑर्गेनिक फैक्टर्स पे, यानी कि जितनी भी गैसेस वगैरह है, इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, जिंक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना भी सर्वाइवल मुश्किल है। तो इनऑर्गेनिक चीज़ भी आएगी एबायोटिक कंपोनेंट में। और लास्ट आता है ऑर्गेनिक फैक्टर, यानी कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ों से मिल करके हमारा एबायोटिक कंपोनेंट कंप्लीट होता है। ये सारी चीज़ों का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंट्रैक्शन करते हैं तो जो सिस्टम फॉर्म होता है उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। तो आज के वीडियो में हमने देखा इकोसिस्टम होता क्या है, इसका हैबिटेट के बेस में ये कितने टाइप के हैं और इसके कंपोनेंट क्या हैं। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था इकोसिस्टम का। आगे की वीडियो में इसकी डिटेल जो और भी फर्दर आगे आप देखेंगे इकोसिस्टम को आगे भी,
तो बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर करना ना भूलें।